क्वेश्चन नंबर 41. Which one of the following statements best reflects the central idea conveyed by the passage? अब चलो. Moving to net zero carbon is possible only by extreme statement. The reduction in household emissions. क्या आपको लगता है net zero carbon is possible only by the reduction in household emissions? उसके अलावा नहीं हो सकता है? Extreme statement कैंसिल करो इसको. चलो समझ रहे हो. अब देखो यहाँ पे लिखा है लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इंसेंटिवाइजिंग देम. अच्छा इंसेंटिव के बारे में दिया है, देखेंगे बाद में. देन चीपर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेड अवेलेबल टू पीपल बाय यूजिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजी. अब पैसेज पढ़ के पता चलेगा. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दैट यूज लो कार्बन टेक्नोलॉजी शुड बी प्रोवाइडेड विद सब्सिडीज. देखो यहाँ पे सब्सिडीज के बारे में डिस्कस किया है और यहाँ पे दिया है चीपर गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, यहाँ पे इंसेंटिव के बारे में डिस्कस किया है और ये तो कैंसिल ऑटोमेटिक हो गया. अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, ओवर द नेक्स्ट 30 years many countries are promising to move to net zero carbon. Okay, then household emissions will have to be cut to close to nothing. Leading climate scientists reckons that at best half of the reduction might be achieved through demand side measures. Demand side means जो हम लोग डिमांड साइड मतलब बिहेवियर चेंजेस बाय द इंडिविजुअल हाउस होल्ड, दे आर द डिमांड साइड. दे रिक्वायर कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड मोर इंसेंटिव्स. देखो इंसेंटिव के बारे में कहा है टू चेंज थ्रू सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट टू मेक लो कार्बन ऑप्शंस चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल. दैट मीन्स डिमांड साइड के बारे में बात किया है, बिहेवियरल चेंजेस बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड्स. ओके, देन इंसेंटिव के बारे में बात किया है एंड सप्लाई साइड इन्वेस्टमेंट एंड लो कार्बन ऑप्शन, इतना ही बात किया है. अब देखो, अब ऑप्शन सी चलो. चीपर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेड अवेलेबल टू पीपल बाय यूजिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजी. दिस इज पार्शियल आइडिया, ओनली सप्लाई साइड. ओके, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे क्या बोला, डिमांड साइड मेजर्स. समझ रहे हो ना. अब डी ऑप्शन में क्या बोला है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दैट यूज लो कार्बन टेक्नोलॉजी शुड बी प्रोवाइडेड विद सब्सिडीज. अब देखो जो सब्सिडीज होता है और यहाँ पर क्या होता हुआ है, इंसेंटिव्स. ओके, देखो यहाँ पर कहीं पे भी ना सब्सिडी के बारे में डिस्कस नहीं हुआ है. समझ रहे हो. एक बात याद रख लो, जो इंसेंटिव होता है ना, इंसेंटिव इंसेंटिव इज मोटिवेशनल टूल, नॉट ओनली फाइनेंशियल. मान लो आपने कुछ काम, कोई एम्प्लॉय अच्छा काम किया है तो आपको इंसेंटिव दे रहे हो थ्रू फाइनेंशियल इंसेंटिव, थ्रू गिफ्ट. ओके, जो भी हो. लेकिन सब्सिडी मतलब एक फाइनेंशियल टूल. समझ रहे हो. और यहाँ पर ना कहीं पर भी सब्सिडी के बारे में डिस्कस नहीं हुआ है. पैसेज में आप खुद देख लो, सब्सिडी के बारे में डिस्कस नहीं हुआ है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. समझ रहे हो. अब देखो, ये टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट है एंड नॉट डायरेक्टली स्टेटेड. सब्सिडी के बारे में डायरेक्टली स्टेटमेंट में नहीं दिया है और दिस इज टू स्पेसिफिक कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट यूज लो कार्बन टेक्नोलॉजी शुड बी प्रोवाइडेड विद सब्सिडीज. मैं आपको बोला ना, शुड बी जहाँ पर दिया है अच्छे से देख लेना. समझ रहे हो. अब चलो, स्टेटमेंट 3 क्या दिया है, चीपर गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी मेड अवेलेबल टू पीपल बाय यूजिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजी. ये पार्शियल आइडिया है, ओनली सप्लाई साइड. मैं बोला था आप लोगों को. अब ऑप्शन बी पढ़ो, लो कार्बन बिहेवियर इन पीपल बोला है, दैट मीन्स डिमांड साइड. ओके, जैसे इंडिविजुअल दिया है, पीपल कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इंसेंटिवाइजिंग देम. यहाँ पर पैसेज में देखो, देखो बिहेवियर के बारे में दिया है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड उनका चेंजेस के बारे में दिया है, डिमांड साइड. वही तो पूछा है ना आप लोगों को. समझ रहे हो. ओके, अब समझ में आ गया आप लोगों को. अब चलो, क्वेश्चन नंबर 42. With reference to the above passage, okay, the following assumptions have been made. क्या assumption है, देखो supply side investment in companies can result in low carbon behavior in people. यहाँ पर क्या लिखा है देखो, supply side investment to make low carbon options cheaper and more widely available. यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है ना, supply side investment to make low carbon options. यहाँ पर वही तो पूछा है, supply side investment in companies can result in low carbon behavior. सही हो जाएगा ना. दिस इज राइट. देन पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग लो कार्बन बिहेवियर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंपनीज. दिस इज एक्सट्रीम इंटरप्रिटेशन. आपको देख लो, बिना पैसेज पढ़े भी इसको कैंसिल करके आओ. समझ रहे हो. पीपल आर नॉट कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग लो कार्बन बिहेवियर विदाउट गवर्नमेंट एंड कंपनीज. उनके बिना ही पीपल कैपेबल नहीं है बोला है. दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सो कैंसिल, ओनली वन इज राइट. ओके, देखो फॉर एग्जाम्पल, स्विचिंग टू एलईडी बल्ब यूजिंग एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस लाइक 5 स्टार रेटेड अप्लायंसेस, हम लोग जो घर घर में यूज करते हैं. या फिर टर्न ऑफ डिवाइसेस व्हेन नॉट इन यूज. मान लो कोई एक इंडिविजुअल घर में यूज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, मान लो मैं टर्न ऑफ कर दिया एसी को, गीजर को या फिर फैन को, जब यूज में नहीं है तो वो लो कार्बन बिहेवियर हुआ ना. तो दैट इंडिविजुअल इज सपोर्टिंग लो कार्बन बिहेवियर ना. तो उसमें गवर्नमेंट और कंपनी का इन्वॉल्वमेंट क्या है. समझ रहे हो. वही बोला है, इसमें गवर्नमेंट और कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए. ओके, आप चलो नेक्स्ट पैसेज, पैसेज 2. यहाँ पर क्या दिया है, पढ़ते हैं. Which one of the following statements best reflects the most logical, rational and pragmatic message conveyed by the passage? Okay, देखो क्या लिखा है, ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल दैट मीन इम्पॉसिबल, दैट इज टू एक्सट्रीम विदाउट रीयूजिंग क्रिटिकल मिनरल्स. क्या आपको लगता है ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल विदाउट रीयूजिंग क्रिटिकल मिनरल्स. मैं आपको पहले भी बोला हूँ,
अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है, देख लो। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन पैसेज है ना, उसको नहीं छोड़ना है आप लोगों को। चाहे आप इकोनॉमी और पॉलिटी का पैसेज को छोड़ सकते हो, लेकिन एनवायरनमेंट रिलेटेड जितना भी पैसेज है उसको पहले अटेंड करो। विदाउट रीडिंग पैसेज यू कैन सॉल्व इट, ओके? बिलीव मी। तो ग्रीन इकोनॉमी इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूजिंग क्रिटिकल मिनरल्स। दिस इज एक्सट्रीम स्टेटमेंट, नॉट पॉसिबल लिखा है मीन्स इम्पॉसिबल लिखा है, ओके? देन चलो, एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी शुड अडैप्ट। एवरी सेक्टर बोला है, इकोनॉमी का जितना भी सेक्टर है, ये बहुत ब्रॉड हो गया, टू ब्रॉड, ओके? क्या लिखा है? अडॉप्ट द रीयूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इमीडिएटली। इमीडिएटली मीन्स टू अर्जेंट, ओके? ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, कैंसिल करो। जितना भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है ना, उसको कैंसिल करो, फिर बाद में चेकिंग करेंगे पैसेज के थ्रू, ओके? अब देखो, सर्कुलर इकोनॉमी कैन भी लिखा है बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। देखो, जहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ ये सब लिखा होता है ना, वो सही होता है, ओके? अब इसको देखेंगे पैसेज में। अब तो नेक्स्ट, सर्कुलर यूज ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज इज द ओनली ऑप्शन फॉर सम इंडस्ट्रीज फॉर देयर सर्वाइवल। देखो, सर्वाइवल दिया है, समझ रहे हो? सर्वाइवल लिखा है, टू एक्सट्रीम हो गया। ओनली ऑप्शन, समझ रहे हो? ओनली ऑप्शन फॉर सर्वाइवल, इतना पढ़ो। ओनली ऑप्शन फॉर सर्वाइवल ऑफ सम इंडस्ट्रीज, दिस इज टू एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसको कैंसिल करो। डायरेक्टली बिना पैसेज पढ़े आपको आंसर मिल गया, ऑप्शन सी। फिर भी आपको दिखा देता हूँ, अब पढ़ो। ओनली 50 years world's consumption of raw materials nearly quadrupled, okay? Then 100 billion tons, less than 9% reused batteries of the old vehicles contain, देखो, batteries of old vehicles contain materials such as lithium, cobalt, manganese, nickel। देखो, 2025 में GS1 में लिथियम, कोबाल्ट, निकल पूछा था कि नहीं पूछा था? तो पैसेज में भी वो दे दिया है। मतलब एग्जामिनर जो सेट करता है ना क्वेश्चन, यहाँ पर पैसेज में जो मतलब टॉपिक्स है वो GS1 में भी है, देख लेना अच्छे से। देखो, दैट आर प्राइसी एंड कैन बी हार्ड टू obtain, okay? Supply chains are long as complicated, bias risk are being aggravated by the suppliers poor environmental and labor standards, reusing materials makes sense। Once batteries reach the ends of their lives, they should go back to a factory where their ingredients can be recovered and put into new battery। that means, देखो, यहाँ पर क्या दिया है ना, रीयूज, ओके, रिकवर, मतलब ये दिया है कि रिसाइकलिंग कैसे करेंगे बैटरीज को, उसी के बारे में दिया है। समझ रहे हो? इसका क्रक्स वही है, गो बैक। गो बैक मीन्स रिसाइकलिंग, समझ रहे हो? गो बैक टू फैक्ट्री मतलब रिसाइकलिंग करना, रीयूज करना, रिकवर करना, वही तो क्रक्स है। अब देखो, क्या ये सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट नहीं है? अब सर्कुलर इकोनॉमी याद आ रहा है कुछ? दो 2025 GS1 स्टेट ए क्वेश्चन नंबर 1, या फिर वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ही था, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में आपको दिया था, समझ रहे हो? वो सर्कुलर इकोनॉमी वहाँ पूछा था, यहाँ पर भी दे दिया, समझ रहे हो? देखो, सर्कुलर इकोनॉमी कैन बी बेनिफिशियल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, यस, ये होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए सर्कुलर इकोनॉमी बेनिफिशियल होगा। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है? रीयूज, रिसाइकल, रिपेयर। इसका क्रक्स वही तो है ना, रीयूज, रिसाइकल एंड रिपेयर। समझ में आ गया आप लोगों को? अब चलो, क्वेश्चन नंबर 44, अजम्पशन दिया है, ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज आर एग्जांपल्स ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी। देखो, यहाँ पर कहीं पे ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, बैटरीज ऑफ ओल्ड व्हीकल्स मीन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, ओके? ये एक स्टेटमेंट की वजह से ये सही हो सकता है, इसीलिए मैं दिया हूँ ऑप्शन टू, बोथ। ये दोनों में से बी और सी ऑप्शन से कोई एक होगा, यूपीएससी का आंसर शीट आने के बाद ही देखेंगे, ओके? अब नेक्स्ट चलो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपैटिबल विद सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ये स्टेटमेंट पढ़ो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंपैटिबल विद सर्कुलर यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। देखो, ग्रोथ कैन कंटिन्यू सस्टेनेबली थ्रू रीयूज, वही तो लिखा है ना, रीयूज के थ्रू ही ग्रोथ होगा सस्टेनेबली। तो बस ये सही हो जाएगा आप लोगों का, ओके? तो ये दोनों में से ओनली टू हो सकता है। अगर हम देखेंगे कि पैसेज में डज नॉट से ऑटोमोबाइल फैक्ट्री ऑलरेडी फंक्शनल सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल, अगर दिस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखेंगे कि बैटरीज ऑफ ओल्ड व्हीकल्स दिया है, तो ये सही हो जाएगा, समझ रहे हो? अब चलो, नेक्स्ट पैसेज। अब देखो, यहाँ पर क्या दिया है, सेंट्रल आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज। अब चलो, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, देखो एनवायरमेंट का पैसेज है, आंख बंद करके अटेंड करो। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स। अब ये पैसेज से ही पता चलेगा। देन क्या लिखा है, आवर टोटल डिपेंडेंस ऑन जेनेटिकली हॉर्न क्रॉप्स एंटेल्स पॉसिबल फूड इनसिक्योरिटी। ये भी पैसेज पढ़ के पता चलेगा। आवर फूड सिक्योरिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अलोन। अच्छा, देखेंगे, जेनेटिकली हॉर्न क्रॉप्स should be replaced with their wild varieties, should be replaced with their wild varieties in our present cultivation practices। ये गलत हो जाएगा, एक्सट्रीम है ये। देखो, जितने भी जेनेटिकली हॉर्न क्रॉप्स है, शुड बी रिप्लेस, सबको रिप्लेस कर दो वाइल्ड वैरायटी से, हो गया, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये कैंसिल हो गया, समझ रहे हो? अब चलो, अब पढ़ते हैं पैसेज में क्या दिया है। देखो, आपको क्या करना है, मैं जो पार्ट 1 में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखे हो तो पार्ट 1 अच्छे से देख लो। आप लोगों को पहले देखना है क्वेश्चन,
क्वेश्चन में जितना भी पूछा है सबको हाईलाइट करो, एडवर्सली अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, देन जेनेटिकली हॉर्न क्रॉप्स, पॉसिबल फूड इनसिक्योरिटी, ऐसे हाईलाइट करना है जैसे मैं किया हूँ, पेन से करना है क्योंकि एग्जाम में इतना हाईलाइटर नहीं मिलेगा आप लोगों को। उसके बाद आके पैसेज में देखना है कि कौन कौन सा वर्ड यहाँ पे रिलेटेड है, समझ रहे हो, जितने भी वर्ड यहाँ पे दिया है सबको आके यहाँ चेकिंग करो। ये सबसे ईजी मेथड है। देखो क्या लिखा है, इट इज हार्ड टू प्रेडिक्ट हाउ चेंजेस इन द क्लाइमेट एंड द एटमॉस्फेयर केमिस्ट्री विल अफेक्ट द प्रिवलेंस एंड वरलेंस एग्रीकल्चर डिजीजेस, ओके, बट देयर इज ए रिस्क। क्या लिखा है, एग्रीकल्चर डिजीजेस लिखा है, समझ रहे हो। देन लिखा है रिस्क, सच चेंजेस विल मेक सम प्लांट इन्फेक्शंस, देखो प्लांट इन्फेक्शंस, एग्रीकल्चर डिजीजेस मोर कॉमन इन ऑल क्लाइमेटिक जोन्स, ये ऑल क्लाइमेटिक जोन में कॉमन है कैटास्ट्रोफिकली, ओके। देन लिखा है सेंचुरीज ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग, अच्छा, रिफाइंड द जेनोम्स, देखो जेनोम्स में जेनेटिक वेरिएशंस, हाई वैल्यू क्रॉप्स। देन लिखा है टुडेज कंडीशन बट जेनेटिक वेरिएशंस दैट आर नॉट इमीडिएटली यूजफुल टू देम हैव बीन ब्रेड आउट। देन लिखा है दिस इज गुड फॉर yields बट बैड फॉर coping with changes, a minor disease or even an unknown one could suddenly rampage through a genetically horned crops। इसका मतलब यह है जेनेटिकल हॉर्न क्रॉप दिया है, एग्रीकल्चर डिजीजेस दिया है, समझ रहे हो, मोर कॉमन इन ऑल क्लाइमेटिक जोन दिया है, क्या ये एग्रीकल्चर डिजीजेस प्लांट इन्फेक्शन का जो रिस्क है, जिसका मतलब इसका क्रक्स क्या है, जेनेटिक डिजीज, ये सबसे है, ओके। अब देख लेते हैं। अब देखो पहला स्टूडेंट, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एडवर्सली अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में डिस्कस हुआ है, समझ रहे हो। लेकिन पैसेज में क्या है, पैसेज में एग्रीकल्चर डिजीजेस, इन्फेक्शंस, क्लाइमेटिक जोन, ये सब के बारे में डिस्कस हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। अब चलो ऑप्शन नंबर सी, आवर फूड सिक्योरिटी शुड नॉट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, शुड नॉट लिखा है, अच्छे से देखो, मैं आपको बोला हूं, जो एक्सट्रीम वर्ड्स होता है उसको क्रॉस करो। ये डायरेक्टली ना जो फूड सिक्योरिटी लिखा है, ये आप देख लो कहीं पर भी फूड सिक्योरिटी के बारे में नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है, तो दिस इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज। सो ऑप्शन सी कैंसिल, ऑप्शन डी हमने कैंसिल कर लिया था पहले से, ऑप्शन ए कैंसिल, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या लिखा है, आवर टोटल डिपेंडेंस ऑन जेनेटिकली हॉर्न क्रॉप्स, देखो जेनेटिकली हॉर्न क्रॉप्स लिखा है ना, एंटल्स पॉसिबल फूड इनसिक्योरिटी, पॉसिबल लिखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, शुड नॉट डिपेंड, एडवर्सली अफेक्ट और शुड बी रिप्लेस, इसको कैंसिल करो, ये देखो जितना एक्सट्रीम वर्ड कैंसिल करो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बिकॉज रिस्क ऑफ फूड इनसिक्योरिटी हो सकता है, समझ रहे हो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, assumptions लिखा है, देखो क्या लिखा है ना, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कैन लिखा है, देखो कैन रिजल्ट इन द माइग्रेशन ऑफ सेवरल प्लांट डिजीजेस टू न्यू एरियाज, यस। क्यों सही होगा, क्योंकि डिजीजेस में बिकम मोर कॉमन इन ऑल क्लाइमेटिक जोन्स, यहाँ पर लिखा है ना, ये जो प्लांट इन्फेक्शन है, एग्रीकल्चर डिजीजेस है, मोर कॉमन इन ऑल क्लाइमेटिक जोन्स, अगर ऑल क्लाइमेटिक जोन में कॉमन है दैट मीन्स ग्लोबल क्लाइमेट चेंज कैन रिजल्ट इन माइग्रेशन ऑफ सेवरल प्लांट डिजीजेस, सही हो जाएगा, ओके। अब चलो scientific understanding of the wild relatives of our present crops would enable us to strengthen food security। Scientific understanding wild relatives, देखो wild relatives क्या लिखा है, source of genetic diversity, not directly stated but logically हम लोग क्या कर सकते हैं, implied कर सकते हैं, assumption दिया है ना, तो logically आप implied कर सकते हो, wild relatives दिया है that means source of genetic diversity, समझ गए। अब देखो इसमें क्या होगा ना, both 1 and 2 are right। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, पैसेज को अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा, assumption दिया है, ओके। देखो प्रो टिप्स ले लो, प्रो टिप्स, when a passage highlights a problem, lack of diversity, any assumption offering a logical solution like wild genetic pool is usually considered valid even if not explicitly stated, समझ रहे हो, यही प्रो टिप्स है, ये प्रो टिप्स आपको काम देगा, ओके। अब चलो क्वेश्चन नंबर 53, क्या लिखा है, क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर, without opposition parties, okay, the administration in a democracy gets to become more responsible, अच्छा, then democracy needs to have revolutionaries in opposition to keep the government alert, देख लेंगे पैसेज से, ओके। देन रूलर्स इन ए डेमोक्रेसी नीड द सपोर्ट ऑफ अपोजिशन फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल, देन देखो इन ए डेमोक्रेसी द अपोजिशन इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड गुड गवर्नेंस। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, लिखा है ए गुड स्टेट्समैन लाइक एनी अदर सेंसिबल ह्यूमन बींग्स लर्न्स मोर फ्रॉम हिज ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स मीन्स ओपोजिशन पार्टी, ओके, देन फ्रॉम हिज क्या लिखा है, फर्वेंट सपोर्टर्स, सपोर्टर्स से ज्यादा ओपोनेंट से ही वो सीखता है, फॉर सपोर्टर्स विल पुश हिम टू डिजास्टर अनलेस हिज ओपोनेंट्स शो हिम, क्या लिखा है, ओपोनेंट्स शो हिम वेयर द डेंजर्स आर, मींस ओपोनेंट उसको दिखाता है कहाँ डेंजर है, सो इफ ही इज वाइज ही विल ऑफन प्रे टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स बिकॉज दे विल ruin हिम, बट ऑल्सो टू प्रे नेवर टू बी लेफ्ट विदाउट ओपोनेंट्स, क्या लिखा है, लिखा है कि ऑल्सो टू प्रे नेवर टू बी लेफ्ट विदाउट ओपोनेंट फॉर दे कीप हिम ऑन द path of reason and good sense, the national unity of free
people depends upon a sufficiently even balance of political power to make it impact practicable for the administration to be arbitrary for opposition revolutionary and ये देखो इसका क्रक्स क्या है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ना आप लोगों को क्या लिखा है यहाँ पर देखो विदाउट ऑपोजिशन पार्टीज द एडमिनिस्ट्रेशन इन ए डेमोक्रेसी गेट्स बिकम मोर रेस्पॉन्सिबल देखो आप खुद सोचो एक ऑपोजिशन पार्टी नहीं है ऑपोजिशन पार्टी नहीं है तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेमोक्रेसी गेट्स बिकम मोर रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिशन ही दिखाता है कहाँ डेंजर है समझ रहे हो ऑपोजिशन ही आपको ये करेगा तो ये पैसेज का पूरा ऑपोजिट स्टेटमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी बढ़ता है जब कोई अपोज करता है कि ये क्यों नहीं हुआ ये काम क्यों नहीं हुआ ये रोड में क्यों गड्ढा है ये फ्लाईओवर क्यों गिर गया समझ रहे हो तो ये पूरा ऑपोजिट स्टेटमेंट है अब चलो डेमोक्रेसी नीड्स टू हैव रिवोल्यूशनरीज इन ओपोजिशन अच्छा रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आप लोग जानते हैं रिवोल्यूशनरी इन ओपोजिशन ओपोजिशन रिवोल्यूशन चाहिए आप खुद सोचिए एक बार टू कीप द गवर्नमेंट अलर्ट गवर्नमेंट को अलर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है कहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर सिर्फ लिखा है ओपोनेंट शो हिम वेयर द डेंजर आर ओके यहाँ पर रिवोल्यूशन लिखा है लेकिन ये ऑपोजिट है समझ रहे हो स्टेटमेंट से पूरा ऑपोजिट है पैसेज रिजेक्ट्स रिवोल्यूशनरी ऑपोजिशन यहाँ पर ना पैसेज रिजेक्ट किया है कि रिवोल्यूशनरी ऑपोजिशन नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या बोला है रिवोल्यूशनरी ऑपोजिशन चाहिए टू कीप गवर्नमेंट अलर्ट एक रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट देन नेक्स्ट स्टेटमेंट रूलर्स इन ए डेमोक्रेसी नीड द सपोर्ट ऑफ ऑपोजिशन फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल रूलर्स इन द डेमोक्रेसी नीड द सपोर्ट ऑफ ऑपोजिशन फॉर देयर सर्वाइवल देखो जहां पर भी सर्वाइवल है ना अच्छे से देख लो क्या सर्वाइवल के लिए एक पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए ओके ऑपोजिशन का सपोर्ट चाहिए बिना ऑपोजिशन का सर्वाइव ही नहीं कर सकते इन डेमोक्रेसी समझ रहे हो कोई भी रूलर हो वो डेमोक्रेसी में बिना ऑपोजिशन का वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते ये तो कोर आइडिया नहीं है ना यहाँ पर कोर आइडिया नहीं है ना इसे समझ रहे हो तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा अब चलो इन ए डेमोक्रेसी ओके द ऑपोजिशन इज इंडिस्पेंसेबल फॉर द बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड गुड गवर्नेंस यहाँ पर क्या लिखा है देखो डायरेक्टली लिखा है बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर ओके डायरेक्ट लिखा है कि नहीं लिखा है बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गुड गवर्नेंस यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है अब प्रो टिप्स लो देखो व्हेनेवर ए पैसेज stresses balance checks or control the answer will usually revolve around the institutional necessity like opposition is a institutional necessity not extreme positions समझ रहे हो ये है प्रो टिप्स और एक बार देख लो इसको अच्छे से अब चलो नेक्स्ट पैसेज नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सेम पैसेज नेक्स्ट क्वेश्चन अब आजम्पशन देखो हर पैसेज में एक सेंट्रल आइडिया और एक आजम्पशन पूछ रहा है समझ रहे हो और जो क्या लिखा है इन ए डेमोक्रेसी ए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन इज रिक्वायर्ड ओनली इफ देखो स्टेटमेंट देखो ओनली इफ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इनडिफरेंट इट इज ए स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट नॉट कंडीशनल समझ रहे हो ये कंडीशनल नहीं है दिस इज स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट तो ये नहीं होगा गलत हो जाएगा अब नेक्स्ट चलो द मोर एग्रेसिव द ओपोजिशन द बेटर इज द गवर्नेंस इन द डेमोक्रेसी लिखा है द मोर एग्रेसिव द ओपोजिशन द बेटर इज द गवर्नेंस ये कहाँ से सही हो जाएगा आप खुद दिमाग लगाओ अपना थिंकिंग पावर बढ़ाओ आप खुद ब खुद इसको कैंसिल करके आओगे समझ रहे हो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है ओनली इफ लिखा है ओनली इफ मेक्स इट रेस्ट्रिक्टिव नॉट सपोर्टेड समझ रहे हो ये रेस्ट्रिक्टिव है सपोर्ट नहीं कर रहा है और यहाँ पर देखो इट सपोर्ट्स बैलेंस पोजीशन नॉट एग्रेसिव और एक्सट्रीम ओपोजिशन समझ रहे हो इसलिए दोनों के दोनों गलत हो गए नाइदर वन नेदर टू अब देखो प्रो टिप्स whenever you see an extreme words like only if more aggressive okay be cautious passages usually favor balance not extremes जितने पैसेज होते हैं ना वो बैलेंस अप्रोच फॉलो करते हैं एक्सट्रीम अप्रोच नहीं देखो यहाँ पर सिर्फ एक्सट्रीम ओनली इफ मोर एग्रेसिव ये सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं इसको कैंसिल करो नीदर वन नीदर टू मारो और आओ ज़्यादा सोचोगे कंफ्यूज हो जाओगे अब चलो नेक्स्ट पैसेज 61 क्रिटिकल मैसेज फिर यहाँ पे आजम्पशन हो गए अब क्रिटिकल मैसेज देख लेते हैं क्या लिखा है कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ स्टेट एंड ऑल्सो फॉर डेमोक्रेसी अब देखेंगे बाद में पैसेज पढ़ के देन कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज imperative फॉर ए मॉडर्न स्टेट टू अचीव इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे अब देखो नो स्टेट कैन एंश्योर नो स्टेट समझ रहे हो एक्सट्रीम स्टेटमेंट टू एक्सट्रीम नो स्टेट कैन एंश्योर इट्स इकोनॉमिक सर्वाइवल फॉर लॉन्ग विदाउट द रोल ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ये कैसे हो सकता है कैंसिल कोई भी स्टेट एंश्योर नहीं कर सकता अपना इकोनॉमिक सर्वाइवल ओके फॉर लॉन्ग विदाउट द रोल ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ये गलत हो जाएगा डायरेक्टली कैंसिल करो विदाउट रीडिंग पैसेज अब चलो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी हैव म्यूचुअल डिपेंडेंस फॉर देयर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस मीन सर्वाइवल फिर से सर्वाइवल कैंसिल समझ रहे हो पैसेज अब देखो देख लेते हैं पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं देखो देयर हैज बीन नो डेमोक्रेसी दैट हैज ग्रोन इकोनॉमिकली विदाउट कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म हमारे क्या लिखा है देयर हैज बीन नो डेमोक्रेसी ओके नो डेमोक्रेसी लिखा है समझ रहे हो ग्रोन इकोनॉमिकल विदाउट कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म कंफ्यूज मत होना अच्छे से पढ़ो इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमी एंड एनेबलिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एग्रीकल्चर इन क्या लिखा है एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज व्हिच आर इनएविटेबल विद ग्रोथ इट जनरेट्स जॉब्स कौन कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के थ्रू नो अदर वे टू फिक्स द कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट challenges without a further impetus to private business big companies can operate on a large scale and become competitive both domestically and externally
ए वाइब्रेंट कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट बेस also leads to additional revenues for the state. यहाँ पर क्या लिखा है? A vibrant corporate capitalism base also leads to additional revenues for the state, which in turn can be used for greater welfare of the marginalized and creating a more level playing field in terms of opportunities. समझ में आ गया आप लोगों को? देखो पैसे में एक्चुअली में क्या लिखा है? कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म के बारे में लिखा है, ग्रोथ एंड जनरेट जॉब्स, ओके। और क्या लिखा है? स्टेट का रेवेन्यू ऐड होगा, ये लिखा है ना। अब पढ़ते हैं, देखो ऑप्शन बी पढ़ो, ऑप्शन सी डी तो हमने कैंसिल कर लिया था। ऑप्शन बी पढ़ो, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इंपेरेटिव फॉर ए मॉडर्न स्टेट टू अचीव इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। देखो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव स्टेट यहाँ पर ना पैसेज में कहीं पर भी नहीं लिखा है, इकोनॉमी के बारे में लिखा है लेकिन पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है, दैट मीन्स नहीं होगा, कैंसिल करो, नॉट डिस्कस्ड अबाउट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। अब नो स्टेट कैन एंश्योर इकोनॉमिक सर्वाइवल विदाउट द कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, ऐसा नहीं लिखा है कि कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म नहीं होगा करके, समझ रहे हो? अब कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी हैव म्यूचुअल डिपेंडेंस फॉर द कंटिन्यूड एक्जिस्टेंस। द पैसेज डज नॉट से डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन कैपिटलिज्म फॉर एक्जिस्टेंस, एक्जिस्टेंस के बारे में नहीं लिखा है तो नहीं होगा। अब ऑप्शन ए पढ़ो, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए स्टेट एंड ऑल्सो फॉर डेमोक्रेसी। यहाँ पे लिखा है ना, एक स्टेट का क्या लिखा है यहाँ पे? वाइब्रेंट कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट हैव लीड्स टू एडिशनल रेवेन्यूज, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल्सो डेमोक्रेसी, ओके। लिखा है कि नहीं लिखा है? कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म यहाँ पे लिखा है नो डेमोक्रेसी दैट हैज बीन ग्रोन इकोनॉमिकली विदाउट कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, तो ये डायरेक्टली जो क्रिटिकल मैसेज है इसके साथ मैच कर रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को? अब प्रो टिप्स लो, देखो इफ ए पैसेज lists multiple benefits like jobs, growth, welfare, the correct answer usually captures all aspects broadly। समझ रहे हो? जैसे ये all aspects है, corporate capitalism important for economic growth and state also democracy, समझ रहे हो? avoid extreme और new ideas like survival, mutual dependence, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? survival, mutual dependence, existence, इसको अवॉइड करो, यही बोला है पैसेज में, समझ रहे हो? दिस इज प्रो टिप्स, याद रखना। अब चलो क्वेश्चन नंबर 62, क्या दिया? विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म promotes the growth of labor force and provides more employment opportunity। यहाँ पे लिखा है ना, ग्रेटर जॉब्स मिलेगा एंड नीचे क्या लिखा है? अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लिखा है ना नहीं यहाँ पे? दैट मीन्स राइट हो जाएगा, इट जनरेट्स जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज, लिखा है डायरेक्टली पैसेज में। एंड पुअर एंड मार्जिनल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड बाय द कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म ड्यू टू ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स। इसमें कंफ्यूज मत होना, बस इतना पढ़ो, पुअर एंड मार्जिनल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन आर बेनिफिटेड बाय कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। देखो कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म मोर स्टेट रेवेन्यू, यहाँ पे लिखा है ना मोर स्टेट रेवेन्यू, ओके। मोर स्टेट रेवेन्यू मीन्स वेलफेयर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, बस खत्म, वेलफेयर ऑफ द मार्जिनलाइज्ड, ओके, देन बोथ आर करेक्ट। अब चलो नेक्स्ट पैसेज, छोटा पैसेज है, जब इतना छोटा पैसेज देता है ना उसका आंसर निकालना इतना ईजी नहीं होता है, समझ रहे हो? आपको लगेगा कि छोटा पैसेज है निकाल लूंगा आंसर, यूपीएससी का एग्जाम में इतना बेवकूफ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव पैसेज, ओके। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? लिखा है, क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। ए नेटवर्क ऑफ वॉलंटरी एसोसिएशंस स्टैंड्स एज ए बफर बिटवीन द रिलेटिवली पावरलेस इंडिविजुअल एंड द पोटेंशियली पावरफुल स्टेट। दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिखा है? एक बफर के बारे में लिखा है, ओके। एक लिखा है पावरलेस जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के बारे में लिखा है, और एक पावरफुल स्टेट के बारे में लिखा है, इतना लिखा है, ओके। अब देखो, इट एम्फासाइजेस द इनएबिलिटी ऑफ द स्टेट टू एनफोर्स इट्स will in practice against the opposition of the certain groups within it। ये थ्रू टू एक्सट्रीम हो गया स्टेटमेंट। इट एम्फासाइज इनएबिलिटी ऑफ ए स्टेट अगेंस्ट opposition groups within it, ओके, ये नहीं होगा। अब चलो, इट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेल बीइंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन इट्स मेंबर। देखो ये सिर्फ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड इस मेंबर्स के बारे में दिया है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पर एक ब्रॉड दिया है, समझ रहे हो? ये नैरो हो गया स्टेटमेंट, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर्स, ये नैरो हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो? इंडिविजुअल रिलेशन दिया है। अब चलो ऑप्शन सी, इट टेक्स इंडिविजुअल्स, यहाँ पर क्या लिखा है? पावरलेस इंडिविजुअल्स, अच्छा इंडिविजुअल्स लिखा है, आउट ऑफ द स्टेट ऑफ आइसोलेशन एंड गिव्स देम ए चांस टू पार्टिसिपेट इन द कॉमन एंडेवर। कुछ समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट परमिट सिटीजन्स टू हैव ए वैरायटी ऑफ लॉयल्टीज एंड एलिजेंस, ओके। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स है ना, कोई एक सही होगा, ओके। देखो यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअल, यहाँ पर भी लिखा है इंडिविजुअल, यहाँ पर लिखा है स्टेट, देखो यहाँ पर भी स्टेट के बारे में लिखा है, ओके। और यहाँ पर लिखा है पार्टिसिपेट इन द कॉमन एंडेवर, ओके। दैट मीन्स ट्रू अबाउट वॉलंटरी एसोसिएशंस इन जनरल, इन जनरल देखोगे तो ट्रू अबाउट वॉलंटरी एसोसिएशन डू नॉट एड्रेस द बफर अगेंस्ट द स्टेट पावर, बट दिस डज नॉट एड्रेस द बफर अगेंस्ट द स्टेट पावर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बफर बिटवीन द स्टेट पावर, लिखा है कि नहीं बफर? लेकिन ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, इट परमिट सिटीजन्स टू हैव ए वैरायटी ऑफ लॉयल्टीज एंड allegiance that implies power is not concentrated only in the state, ओके। इंडिविजुअल्स आर कनेक्टेड टू मल्टीपल ग्रुप्स, इसका मतलब वही है, दैट मीन्स ये ब्रॉड है, इससे ब्रॉड ये आ गया स्टेटमेंट, तो मुझे तो लगता है डी होगा ऑप्शन। अब ऑप्शन सी ऑप्शन डी में कोई एक होगा, ओके। देखो प्रो टिप्स ले लो, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? बफर लिखा है ना, जब भी बफर, चेक, सेफगार्ड, बैलेंस, ऑलवेज चूज ऑप्शन रिलेटेड टू पावर कंट्रोल।
ओके, ऑलवेज चूज ऑप्शन रिलेटेड टू पावर कंट्रोल, लिमिटिंग अथॉरिटी, स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन, ये सब चूज करना है जहां पर भी बफर, चेक, सेफगार्ड ये सब दिया है, समझ रहे हो। अब चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट पैसेज, यहाँ पर क्या लिखा है, मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड क्रूशियल पैसेज मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज, क्या लिखा है, डब्ल्यूपीआई एक्सक्लूसिवली इन मेजरिंग प्राइस साइज एंड सीपीआई शुड बी डन अवे विथ, डन अवे विथ सीपीआई शुड बी, लिखा है कि नहीं। देखो डब्ल्यूपीआई शुड रिप्लेस सीपीआई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डब्ल्यूपीआई शुड रिप्लेस सीपीआई, रॉन्ग हो जाएगा, बिना पैसेज पढ़े भी आप इसको कर सकते हो। इसका क्रक्स क्या है, डब्ल्यूपीआई शुड रिप्लेस सीपीआई, ओके, दिस इज नॉट सजेस्टेड। अब देखो ये ऑप्शन सी पढ़ो, इन्फ्लेशन डाटा अंडर प्रेजेंट सर्विसेज इन द कंजप्शन बास्केट, लिखा है इन्फ्लेशन डाटा अंडर प्रेजेंट सर्विसेज इन द कंजप्शन बास्केट, देखेंगे पैसेज में लिखा है कि नहीं, नॉलेज ऑफ इन्फ्लेशन रेट इज नॉट रियली ऑफ एनी यूज टू एनीबडी, अरे यहाँ पर क्या लिख दिया है, यहाँ पर लिखा है नॉट रियली यूज एनी यूज टू एनीबडी, नॉलेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का जो नॉलेज है ना, वो नॉट रियली, क्या लिखा है, नॉट रियली ऑफ एनी यूज टू एनीबडी इन द कंट्री, किसी काम का नहीं है, कोई मतलब तो ये है ना आप लोगों का। तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये पहले इसको कैंसिल करो। देखो ऑप्शन वन ऑप्शन टू कैंसिल हो गया, 50-50 पहुंच गए। अब चलो पैसेज में पढ़ते हैं। अब पैसेज में क्या लिखा है, देखो सिंगल नंबर इन्फ्लेशन के बारे में लिखा है, देन एग्रीगेट अक्रॉस डिफरेंट कमोडिटीज के बारे में लिखा है, सर्विसेज, ओके, देन प्राइस साइज के बारे में लिखा है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स कंजप्शन के बारे में लिखा है, सिंगल नंबर लिखा है। अब देखो, मैं हाइलाइट करना है, ऐसे ही आप लोग हाइलाइट करना है, समझ रहे हो। हम डिफरेंट कमोडिटीज, डब्ल्यूपीआई के बारे में लिखा है, सीपीआई के बारे में लिखा है, कंजप्शन बास्केट में लिखा है, ओके, देन पीपल नॉट होमोजेनस। अब यहाँ देखो, कंजप्शन बास्केट इज वास्टली डिफरेंट फॉर द पुअर, मिडिल क्लासेस एंड रिच, हेंस सीपीआई इज डिफरेंट फॉर ईच ऑफ दिस क्लासेस एंड कंपोजिट इंडेक्स रिक्वायर एवरेजिंग द बास्केट्स। समझ में आया कुछ। अब देखो ऑप्शन टू पढ़ो, द प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर प्राइस राइज ऑफ द इंडिविजुअल आइटम और कमोडिटी, दिस कैप्चर्स द लिमिटेशन ऑफ एग्रीगेट इन्फ्लेशन। इसका क्रक्स देखोगे तो यही निकलेगा आप लोगों को, द प्रेजेंट कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट डज नॉट करेक्टली मेजर द प्राइस राइज ऑफ इंडिविजुअल और क्या लिखा है, कमोडिटी, समझ रहे हो। अब चलो, इन्फ्लेशन डाटा अंडर द प्रेजेंट सर्विसेज इज इन द कंजप्शन बास्केट, देखो यहाँ पे कंजप्शन बास्केट दिया है लेकिन सर्विसेज के बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं हुआ है, समझ रहे हो। और एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू जाओगे तो सर्विसेज के बारे में डिस्कस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं होगा। और हम तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को कैंसिल कर चुके हैं, तो बच गया क्या, ऑप्शन बी, समझ रहे हो। अब चलो, हाँ नेक्स्ट पैसेज, ट्रस्ट, देखो ट्रस्ट स्टैंड्स कॉमनली डिफाइंड एज ए vulnerable to others, entrepreneurship implies trust in others, willingness to expose oneself to betrayal, then trust in expert systems is essential for globalization behavior, trust itself super commodity in the social market and defines characteristic of goods and services in the global market, and trusting conduct holding others इन गुड एस्टीम, ऑप्टिमिज्म दैट दे आर, और क्या लिखा है, कॉम्पिटेंट सर्टन, देखो ट्रस्ट के बारे में लिखा है, ट्रस्ट के बारे में लिखा है, वर्नरेबल के बारे में लिखा है, ट्रस्ट के बारे में लिखा है, समझ रहे हो, बस कोडवर्ड को ज्वाइन करो। इसका मतलब ट्रस्ट, वर्नरेबिलिटी, रिस्क ऑफ बिट्रायल, ये लिखा है ना। अब चलो देख लेते हैं, ट्रस्ट पूछा है आप लोगों को, देखो ट्रस्ट वर्दीनेस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन इंटरप्रेन्योरशिप, ये देखो आप खुद एक बार सोच लो, ट्रस्ट वर्दीनेस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये ऑपोजिट डाटा हो गया। पैसे में क्या लिखा है, ट्रस्ट, वल्नरेबिलिटी, रिस्क ऑफ बिट्रेयल, लेकिन ये नहीं है कि ट्रस्टवर्दी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, समझ रहे हो। देन ट्रस्टवर्दी पीपल आर द मोस्ट वल्नरेबल पीपल, दिस इज टू नैरो स्टेटमेंट, नॉट द मेन थीम, मेन थीम नहीं है, समझ रहे हो। देन नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सट्रीम स्टेटमेंट इज इम्पॉसिबल, दैट मीन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल लिखा है मतलब सीधा इसको क्रॉस करो, कुछ सोचने का नहीं है, समझ रहे हो, विदाउट बीइंग एक्सपोज्ड टू बिट्रेयल, एक्सट्रीम एंड डिस्टॉर्टेड स्टेटमेंट है ये। Then trust is important through it entails risk. Perfectly captures the balance. क्या लिखा है, ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट दो इट एंटेल्स रिस्क, ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट, देखो ट्रस्ट स्टैंड्स कॉमनली, ओके, ट्रस्ट इज एक्सपर्ट सिस्टम, देन ट्रस्टिंग कंडक्ट होल्डिंग अदर्स इन गुड एस्टीम ऑप्टिमिज्म, ओके, दैट मीन्स ट्रस्ट इज इंपॉर्टेंट दो इट एंटेल्स रिस्क, ये सही हो जाएगा आंसर। तो हो गया आप लोगों का। अब चलो, हमने दो ही पार्ट में टोटल सी सैट कंप्लीट कर लिया, आरसी, तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ ना, रीडिंग कंप्रेंशन इज मस्ट। अगर आपको यूपीएससी का सीसेट क्लियर करना है तो आपको कोई दो टॉपिक पकड़ो अच्छे से, आइदर आपको मैथ के साथ आरसी देखो, या फिर आप रीजनिंग के साथ आरसी देखो, लेकिन आरसी को छोड़ो मत, क्योंकि कम टाइम में आपको आरसी ज़्यादा आउटपुट देगा, समझ रहे हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आरसी करने से आपका बहुत टाइम भी बचेगा और जल्दी कवर कर सकते हो पेपर को 2 घंटे में, समझ रहे हो। और मैक्सिमम आप लोग देख चुके हो, मैं पार्ट वन अगर नहीं देखा है आप लोग अच्छे से पार्ट वन देख लो, मैं अच्छे से आप लोगों को पार्ट वन में समझा दिया हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, समझ रहे हो। अब चलो, हो गया आप लोग।